तक आप सभी को स्पेशल एजुकेशन में पीआरटी में प्रश्न करवा चुका हूँ और उसकी पीडीएफ भी आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है और उसका प्रश्न भी आप लोग देख लेना है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपको क्वेश्चन नंबर आप देखिए ज़रा, स्पेशल एजुकेशन का है, पीआरटी का ये पेपर है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवशेष श्रव्यता से संबंधित है ये, तो या उसके संदर्भ में या रेफर में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्या आपका अव्ययता क्षति से पूर्व ध्वनि की स्मृति कही जाएगी इसे, क्या आप इसे कहेंगे विपुल के साथ अव्ययता क्षति के साथ बची हुई अव्ययता बोलेंगे, और अव्ययता जो विपुल के बिना केवल रहती है। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बोल रहा हूँ अव्ययता अव्ययता शब्द ना, ये एक प्रकार की जब मैं बात करूँ तो लॉस है, ये लॉस है किसका, हियरिंग का लॉस है, ठीक है। तो हियरिंग का लॉस है ये अव्ययता, ठीक है ना। और एक उच्च डेसिबल स्तर पर ध्वनि, तो जरा मुझे बताइए अवशेष की बात कर रहा है, ठीक है। रेडियो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो रेसिड्यूल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपको मैं बताऊं विपुल, विपुल यहाँ पर हियरिंग द रिमेन्स आफ्टर अ हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। और एम्प्लीकेशन नहीं, ये आप हाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अवशेष श्रव्यता वहाँ पर आप सभी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेट करते हुए ये बता रहा कि ये हेयरिंग लॉस विथ एम्प्लीकेशंस है ये एक प्रकार का, ठीक है। जहाँ पर क्षति के बाद बची हुई जो अव्ययता होती है, जो हियरिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, तो वह एक प्रकार का है अवशेष श्रव्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हियरिंग लॉस विथ जो एम्प्लीफिकेशन लिखा हुआ है ये सही जवाब है आपका, ठीक है। अगर इंग्लिश देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 12 नंबर का, 112 है ना। हियरिंग लॉसेज एनी बी, ठीक है, सॉरी मेनी बी, ठीक है, मेनी मे बी क्या हो सकता है बताइए, हियरिंग लॉस मे बी। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ओके। डी, बी फॉर बॉम्बे, नो सर, डी फॉर अच्छा डेनमार्क, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा संवेदी तंत्रीय या संचालक या मिश्रित होता है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। मैंने आपको जब बताया था हियरिंग लॉस के टाइप के बारे में, तो संवेदी के बारे में भी बात किया था वहाँ पे, संचालन के बारे में भी बात किया था, और मिश्रित के बारे में भी बात किया था। तो यहाँ पर जो तीनों आ जाते हैं वो डी ऑप्शन में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहला बधिर अंधा व्यक्ति जिसने एक कॉलेज की डिग्री ली, तो आप जरा बताइए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा और इस पे आप लगाइएगा स्टार, ठीक है। इस प्रश्न पर आप लगाइएगा हाँ स्टार। लुइस ब्रेल है तो इसके आंसर जो है, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट जवाब जो होगा, आपने यहाँ पर लुइस ब्रेल का बताया है वो गलत बता दिया है आपने। आपको बताओ ये हियरिंग के संबंध में नहीं, या आपसे ब्लाइंड स्टूडेंट आप हाँ हाँ, एक बार दोबारा से आप इसको सोचिए और बताइए आप अच्छे से दोबारा से सोचकर कि इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आप नाम देखते हैं इटार्ट का, ये नाम आपका गलत हो जाएगा, ये इटार्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क का, है ना। इसका करेक्ट जवाब होना क्या चाहिए बताइए, बताइए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन आपका बी फॉर बॉम्बे, हेलन केलर का नाम आता है। अब इसके संबंध में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और नोट भी कर लेना है आपको, ठीक है। क्या होता है डेनमार्क, ठीक है भाई, सॉरी जो है हेलन केलर क्या होता है। हाँ हेलन केलर के बारे में अगर बात की जाती है, पहला बधिर अंधा विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, जिसने कॉलेज में डिग्री ली थी,
जिसने एक कॉलेज में इन्होंने क्या की थी, डिग्री लिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस में अगर दृष्टि अक्षम की बात हो तो प्रथम विद्यालय को अगर लेकर बात किया जाए तो वह प्रथम विद्यालय पेरिस में है। आप इसे भी ध्यान से नोट कर लीजिए, 1784 का, 1784 का। 1784। हाँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं तो विशिष्ट शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं अगर मैं, तो एक था डार्विन काल। उस डार्विन काल में यानी उसके समय में, उस युग में एक शैक्षिक पुनरुत्थान की बात कही गई थी। शैक्षिक पुनरुत्थान का एक नाम भी दे दिया गया था, और वो काम जो हो रहा था वाणी तथा भाषा से संबंधित विकास को लेकर। तो जब वाणी और भाषा से संबंधित विकास के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले पेरिस में एक नाम था आम्बे चामर्स माइकल करके, आम्बे चामर्स माइकल करके नाम था, और एक सैमुअल हावे करके नाम था, और इन्होंने हस्तचलित संकेतों की पद्धति विकसित कर दी थी। तो हस्तचलित का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, साइन लैंग्वेज का कैसे प्रयोग करें। Sign language। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो एक प्रकार से यहाँ जब मैं आपसे कहूँ तो आप तुरंत सैमुअल का नाम और आम्बे चामर्स माइकल का नाम याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, और सांकेतिक पद्धति का जो पिता है या जनक है वो किसे कहकर बुलाया जाता है, बताइए। आम्बे चामस। देखिए यहाँ अगर हम बात किया जाए तो अगर मैं आपसे बात करूं तो साइन लैंग्वेज में बेसिकली जो दो लोगों का नाम आया, आम्बे चामर्स माइकल का भी नाम आया, सैमुअल का नाम भी आया। ठीक है, और इसका प्रयोग मुख्य बधिर बच्चों के शिक्षण में किया गया। तो इसी के रूप में अगर बात किया जाए तो इसे आप ध्यान रखें और समझे भी इसे अच्छे से। नाम आपका माइकल ही होगा, सही बताया आपने। इन्हीं को ही इसका क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, इसका जनक कहा जाता है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, बताइए जरा। सर ये इन दोनों को जनक कहते हैं या फिर नहीं नहीं, केवल एक आम्बे एक चामस आम्बे माइकल को आम्बे कहते हैं? चामस को, केवल आम्बे चामस को कहेंगे, दोनों को जनक नहीं कहेंगे। एक एक बंदा जो है एक्सपर्ट होना चाहिए उसमें, उसी को कहा जाएगा, है ना। कंपेयर के आधार पे उसने डिफाइन किया था। ठीक है, तो वह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, जो आम्बे चामर्स हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको, बताइए जरा। नो सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्पेशल एजुकेशन की जो मैंने हिस्ट्री दिया है आपको, हिस्ट्री मैंने एक पीडीएफ दिया है सभी बच्चों को, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ से आपको ज़रूर 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं हिस्ट्री से, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कल आपके जो क्लास रखूँ वो हिस्ट्री का ही रख लेता हूँ, केवल हिस्ट्री का ही रख लेता हूँ। हाँ, तो आपके ताकि पूरे डिटेल से शुरू से मैं आप लोगों को पढ़कर सुना दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उसको नोट करवा दूंगा आप लोगों को, है ना। तो कल आपका स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, और उससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ से 2-3 प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम में। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ आगे एक प्रश्न और आ रहा है आपके सामने कि एक अनुवांशिक रोग है जो कोशिकाओं के मृत्यु के कारण समय के साथ साथ धीरे धीरे रेटिना को क्षय कर देता है। और शायद ये प्रश्न रिट का नहीं, रिट तो नहीं बना था, ये बना था प्रश्न उसमें टीजीटी में। TGT? हाँ वेरी गुड, टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है अलग है, प्रश्न यही था, लैंग्वेज अलग है, बस प्रश्न यही था। तो बताइए जरा इसका सही जवाब होना क्या चाहिए। इस प्रश्न का जवाब, कि इसका करेक्ट जवाब होना ये चाहिए रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, पिगमेंटोसा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये एक अनुवांशिक रोग है जो कोशिकाओं के मृत्यु के कारण समय के साथ साथ धीरे धीरे रेटिना को क्षय कर देता है, और ये रीज़न है कि उसके अंदर बधिर अंधता देखने को हमें मिल जाती है। तो बधिर अंधता किससे मिलती है, ध्यान रखिएगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से मिलती है। इसे आप खास कर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस उसका करवाया है, इस जो टीजीटी का है, पूरा पेपर सॉल्व तो नहीं करवा पाया था उसमें, है ना। मैं बाहर चला गया था जिसकी वजह से, तो उसका मैं कंटिन्यू भी कर दूंगा, कल हिस्ट्री के बाद उसको कंटिन्यू कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे।
तो यहाँ अगर हम बात करें बधिर अंधता का एक डैश है, जरा मुझे बताइए, तंत्रिका संबंधी विकार होगा ये, कि बहुसंवेदी विकार होगा, कि मांसपेशी विकार होगा, कि इनमें से कोई भी नहीं होगा? बताइए। डेफ ब्लाइंडनेस इज क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब, है ना? तंत्रिका संबंधी। डेफ ब्लाइंडनेस इज ओके। तो मैं आपको बता देता हूं इसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बहुसंवेदी विकार में हो जाएगा। यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर जो होता है वो बधिर अंधता का पार्ट माना जाता है, ठीक है, बधिर अंधता का पार्ट माना जाता है। तो आप ध्यान ये रखें, ठीक है, कि डेफ ब्लाइंडनेस इज अ मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर, मल्टी, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए? जी सर। तो आपको ध्यान रखना है मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर, है ना? चलिए, इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी रखनी है एक्स्ट्रा के रूप में तो आप ये रख सकते हो कि डेफ ब्लाइंडनेस जो होता है वो दृष्टि और श्रवण हानि का एक संयोजक होता है, जो किसी व्यक्ति को संचार करने के लिए या जानकारी तक पहुंचाने के लिए उसके आसपास पहुंचाने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित कर देता है। और इसे ही कभी कभी हम बोलते हैं दोहरी संवेदी हानि, या हम बोल देते हैं बहुसंवेदी हानि भी बोल देते हैं। बात दोनों एक ही हो जाता है फिर वहाँ पर, है ना? तो इसका आप खास कर इसे ध्यान रखिएगा। या जो बहरापन और अंधापन का एक दुर्लभ स्थिति मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति जो है संयुक्त रूप से सुनवाई और दृष्टि रूप से हानि देखने को मिल जाती है, वही आपका बहुसंवेदी विकार कहलाएगा। और प्रश्न बहुत ही इजी था, ये मल्टीपल से ही आप डिफाइन कर लेते, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेफ के बारे में बात किया प्लस ब्लाइंड के बारे में बात किया, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पर आएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 16 का, कि दिव्यांगता को परिभाषित करने के लिए कौन से मानदंड प्रयुक्त होते हैं? दिव्यांगता को अगर आपको डिफाइन करना है तो इसमें बता दो कौन सी चीज़ें जो होते हैं उसकी वैल्यूज़, उसके मानदंड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको डिफाइन कर देती है। तो बहुत ही सरल प्रश्न, औसत से कम बौद्धिक कार्य क्षमता होगी तो भी होगा, और अगर अनुकूल कार्य प्रणाली होगी या उसके अंदर सामान्यता दुर्बल होता होगा तो भी होगा। और ये जितना बता रहा है कि वे कवियाँ नहीं कहना चाहिए इसे भाई, वे कमियाँ जो 18 वर्ष से या 18 वर्ष की आयु में जो पूर्व घोषित हो जाए, हाँ, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? डी करेक्ट हो जाएगा कि नहीं बताइए? दिव्यांगता की परिभाषा बताना था, और यहाँ पे कवियों ना कहकर आप कमियां कहें तो सबसे अच्छी बात रहेगी, कमी। वेरी गुड। एक और प्रश्न देखिए, एक दुर्बलता। अच्छा, ये प्रश्न इतना इजी है, मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था ये सारे प्रश्न, कि इसका क्रम याद रखना आप सभी लोग, कि बीमारी पहले आती है, फिर क्षति आती है, फिर अक्षमता आता है, फिर दिव्यांगता आता है। तो दिव्यांगता के बारे में आप जान चुके हैं। अब आप ये जानने वाले हैं कि रोग ही एक प्रकार से दुर्बलता वहीं से ही रिप्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हैं बीमारी या क्षति, वहीं से आपका ये स्टार्ट हो जाती है। तो बताइए जरा, वो है क्या, वो होता क्या है, रोग क्या होता है? यहाँ पर देखो, जब कोई व्यक्ति जो है, अगर मैं आपसे बात करूं शारीरिक स्थिति या मानसिक मानदंड के अनुसार तो वह ठीक ना हो पाए और शारीरिक और मानसिक रुग्णता बन जाए, तो ऐसी कंडीशन पर हम उसको बोल सकते हैं कि अब ये व्यक्ति जो है दुर्बल हो गया है, या व्यक्ति जो है क्या हो गया है, इम्पेयरमेंट हो गया या इनलेस हो गया, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में, देखो मैं बताऊं आप लोगों को, जब ऐसे प्रश्न मिलेगा ना आप लोगों को इस तरीके से मैच करने के लिए, तो आप नोट कर लो, उसको इंग्लिश देखना। सबसे पहले आपका डिजीज़ आएगा, और डिजीज़ के बाद इम्पेयरमेंट आएगा, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी आएगी, डिसेबिलिटी के बाद क्या आएगा, हैंडीकैप आएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश देखेंगे तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे, वरना दुर्बलता में फंस जाएंगे।
क्षमता अक्षमता में फंस जाएंगे। इसकी इंग्लिश देखना, सबसे पहले क्या आता है, डिजीज, फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट, और वही इम्पेयरमेंट के बारे में बात होती है। impairment, disabilities and handicap. हाँ, तो ये कहता है कि जो क्षति शारीरिक संरचना और मनोशारीरिक और शारीरिक क्रियाओं की कमी दिखा देता है, वही कहलाती है आपकी इम्पेयरमेंट। तो जरा देखिए, एक सीमा तक, मतलब एक सीमा जो एक व्यक्ति के अनुवांशिक हो, कि ये जो बीमारी दुर्बलता तब होती है जब एक व्यक्ति बाह्य कारकों के आधारित पर स्थितियों का सामना कर रहा हो, या दुर्बलता वो होती है कि जब एक मानसिक और शारीरिक और संरचनात्मक कार्यों में हानि और असमानता हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये दोनों ऑप्शन से सबसे बेटर ऑप्शन आपका सी लग रहा है भाई, क्योंकि ये WHO के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो साफ शब्दों में एक परिभाषा दिया था कि क्षति शारीरिक संरचना होती है, मनोशारीरिक होती है और शारीरिक क्रियाओं के कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो उसने अपनी परिभाषा में बोल दिया था, और वही परिभाषा देखो यहाँ पे लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। फिर कह रहा है कि वह व्यक्ति जो सीमित और शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति जो है इमारत में प्रवेश करना चाहता है और उसमें सीढ़ी है और उसकी व्हील चेयर की ढाल नहीं है। तो देखिए ये क्या है, दुर्बलता ये होगी। Adaptation के बारे में तो हाँ, ये एक प्रकार से मॉडिफिकेशन या अनुकूलन की बात कर रहा है। मॉडिफिकेशन जो हम चेंज करते हैं हाँ उसके लिए। हाँ, जी सर। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कभी कभी ऑप्शन पढ़ते नहीं हैं, जो सबसे बड़ा दिखता है वही लगा देते हैं, तो कभी कभी सबसे बड़ा भी वो गलत हो जाता है ना। यस सर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो बौद्धिक अक्षमता के किस वर्गीकरण के अंतर्गत अभिरक्षण आता है। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा उसके बारे में, मैंने मानसिक जो डिसेबिलिटी है, जिसको आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, उस डिसेबिलिटी के क्लासिफिकेशन को बताया था, वर्गीकरण को बताया था। तो मैंने कहा था भाई एक चिकित्सकीय होती है, और मैंने एक आपसे बताया था आपसे शैक्षणिक होती है, और एक बताया था आप लोगों से मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक है, एक क्या बताया था, मनोवैज्ञानिक बताया था। तो चिकित्सकीय में क्या क्या आता है, जैसे संक्रमण हो जाएगा, मादक द्रव्य हो जाएगा, उपापचय संबंधी हो जाएगा, मनोचिकित्सकीय विकृति हो जाएगी, और गुणसूत्री असामान्यता भी आ जाता है चिकित्सा में, और गर्भावस्था की विकृति भी आ जाएगी, मस्तिष्क की बीमारी भी आ जाएगी, मानसिक और शारीरिक बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आपके चिकित्सकीय कारक में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम बात करें शैक्षणिक में लेकर, तो शैक्षणिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना होगा, एक होता है शिक्षणी, एक होता है शिक्षणी। ठीक है, एक शिक्षणी, थोड़ा सा होल्ड रखना, कॉल आ रही है मेरी। हाँ हेलो, सर। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी भाई, है ना कुछ। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है शैक्षणिक के बारे में। तो शैक्षणिक आपको कैसे ध्यान रखना होगा, तो एक आपका इसमें होता है शिक्षणी, इसमें 50 से 70 IQ वाले आते हैं, और उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं तो प्रशिक्षणी, और प्रशिक्षणी में आपका आता है 35 से 50 के बीच में आता है। और एक मैं अगर आपसे बात करूं अभिरक्षणी, और अभिरक्षणी जो आता है 35 से नीचे वाले बच्चे आते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अभिरक्षणी, तो अभिरक्षणी ही आपको ध्यान रखना है, और इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बताइए जरा। जब कभी आपको ये देखो, आपको मिल रहा है ना छा से छतरी वाला छा, इस तरीके का कभी शब्द आपको रिलेट करे शैक्षणिक चीज़ों से, तो तुरंत आप इसी को ही लगाया करें। चिकित्सा में बीमारी वगैरह को लगा दिया करें। और जो मनोवैज्ञानिक है वो तो आपको अच्छे से पता होगा वो चीज़ें, कि भाई बॉर्डर लाइन का होता है 70 से 85, मॉडरेट जो माइल्ड लेवल का होता है 50 से 70 होता है, और जो मॉडरेट होता है 35 से 50 होता है। ठीक है भाई, उसके बाद सीवियर आ जाता है आपका 20 से 35, और प्रोफाउंड जो होगा 20 से कम हो जाएगा। तो आप ऐसे ही मनोवैज्ञानिक के आधार पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रश्न आ गया था, है ना। और ये प्रश्न जरूर आने की संभावना भी है, ऐसी भी नहीं कि DSSB में ना पूछा जाए। प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ये DSSB का, है ना। आगे हम बात करते हैं, यहाँ मुझे बताइए जरा UDL का विस्तार क्या होगा, बोलिए जरा। यूनिवर्सल डिजाइन, ऑप्शन सी। ओके, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ओके ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर सही आपको मैं बताऊँ तो यह एक प्रकार से यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग जो है वह एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उद्देश्य से शिक्षण के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, एक अपना परिप्रेक्ष्य रखा है, एक अपना दृष्टिकोण रखा है उसमें। और यह एक सीखने का ध्यान
केंद्रित करने के लिए बच्चों को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक क्लास में प्रत्येक छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने का जो उद्देश्य है उसको बोला जाता है यूडीएल बोला जाता है। और यूडीएल का मतलब ही होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग होती है। तो एजुकेशन से संबंधित होता है ये, इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, बताइए जरा। जी सर। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूडीएल का, तो जो विद्यार्थी होते हैं वो विशेषज्ञ विद्यार्थी बनाना होता है, उन्हें विशेषज्ञ विद्यार्थी बनाना होता है। और विशेषज्ञ विद्यार्थी का जो उद्देश्य पूर्ण होता है वो एक प्रकार से प्रेरित होना चाहिए, उसमें संसाधन पूर्ण होना चाहिए और संपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, और सीखने के बारे में जो रणनीति है उसको एक प्रकार से लक्ष्य में निर्देशित भी होनी चाहिए। तो ये सभी के सभी पॉइंट भी आप जो है इसको ध्यान भी रखिएगा, ठीक है ना। यह एक प्रकार की योजना है। और यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग ये विद्यार्थियों को क्या करता है, एकत्र करके एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, ठीक है, यूनिवर्सल टाइप का, है ना। चलिए एक और प्रश्न बताइए। और ये कह रहा है कि जो यहाँ पे देखिए यूडीएल का जो ढांचा है किसने बनाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। आप जरा मुझे बताइए कि इसका करेक्ट जवाब होना क्या चाहिए। बताइए। सर नहीं पता इसका। ओके ओके, यहाँ आपसे अगर बात किया जाए तो यहाँ बात हो रही है कि किसने इसको डेवलप किया है ना, किसने इसको डेवलप किया है, इसके बारे में ये बात की जा रही है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर ब्लूम तो नहीं होंगे आपका, ये ब्लूम आपका गलत हो जाएगा। हाँ, ब्लूम तो आपका नहीं है, इससे तो ये साफ शब्दों में आपको पता भी चल चुका है, ठीक है। आप अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर कहीं आपको रॉन बैक करके नाम मिल रहा है, रॉन मैक कहीं पर नाम मिल रहा है, रॉन मैक, जिसका ऑप्शन सी में मिल रहा है आपको रॉन मैक, रोनाल्ड, वही रॉन मैक, रोनाल्ड ही, रॉन मैक को भी इसी को बुलाता है इन शॉर्ट में ही, ठीक है। हाँ, तो रॉन मैक अगर ये वहाँ पर बात हो रही है तो इन्होंने ही इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग को लेकर। और उत्तरी कैरोलिना राज्य का एक विश्वविद्यालय था, वहाँ पर इन्होंने सभी लोगों के लिए अपील भी की थी एजुकेशन को लेकर। तो एजुकेशन किस तरीके की, सार्वभौमिक डिज़ाइन की लेकर। और सार्वभौमिक डिज़ाइन की जो कॉन्सेप्ट था स्पेशल एजुकेशन में सार्वभौमिक डिज़ाइन की जो कल्पना की थी वो नाम है रोनाल्ड का नाम, रोनाल्ड मैक का नाम है, याद रखिएगा। और इन्होंने ही दिव्यांग अधिनियम के साथ अमेरिकियों की आवश्यकताओं को भी पूरा भी किया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी प्रश्न इस तरीके से बन जाए कि सार्वभौमिक डिज़ाइन के जनक कौन है, सार्वभौमिक डिज़ाइन के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, इसी का नाम बताएंगे, रोनाल्ड का ही नाम बताएंगे, ठीक है भाई। क्या बताएंगे, ये जो श्रेय जाता है यूनिवर्सल डिज़ाइन का, ये रॉन मैस या रॉन मैक आप इन्हें कह सकते हैं। और इनका जब श्रेय उनको जाता है तो इन्हें हम कह सकते हैं ये जनक भी हैं। और ये समुदाय और उसको जो जहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो चीज़ें प्रभावित है उसको सुलभ बनाने की बात करते हैं। ये जो चीज़ें सार्वभौमिकता के तरीके से, सार्वभौमिक के तरीके से, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, बताइए। चलिए ठीक है, फिर एक प्रश्न और लीजिए। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने ये है, कह रहा है कि रणनीति नेटवर्क में स्थित कौन कौन सी होगी। तो नेटवर्क में स्थिति की अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए सम्मुख, फ्रंटल लोब जो है वो उसको बोला था परलिका बोला जाता है, ठीक है, फ्रंटल लोब को ही। और ये रणनीति नेटवर्क में स्थित होती है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे केवल यही प्रश्न पूछ ले कि सम्मुख परलिका क्या होता है, तो यह एक प्रकार की रणनीति से संबंधित है। रणनीति का मतलब होता है योजना, प्लानिंग वगैरह बनाने से संबंधित है, ठीक है, उसके नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो सम्मुख परलिका होता है और फ्रंटल लोब आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। आगे अगर हम बात करते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपसे कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली जो है वैज्ञानिक प्रगति है जिसमें सहायता करती है? बताइए जरा, आदर्शवाद होगा, यथार्थवाद होगी कि प्रकृतिवाद होगा, कौन सी होगी? जहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति की बात हो रही है शिक्षा प्रणाली में, तो एजुकेशन की प्रणाली में अगर हम आपसे बात करें, वैज्ञानिक प्रणाली में अगर आपसे मैं बात करूँ, तो सहायता जो करती है वो कौन सी प्रणाली करती है? बताइए जरा, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? यथार्थवादी, यथार्थवादी शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना? हाँ, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यथार्थवादी, आप ध्यान सुन लीजिए, ये वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में बात करता है, प्रणाली में किसकी, शिक्षा की प्रणाली में वैज्ञानिक प्रगति को लेकर बात करता है, यथार्थवादी को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यथार्थवादी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। किसने कहा कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाना है? मतलब किस विद्वान ने कहा कि शिक्षा एक स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाना है? अरस्तु ने बोला है, प्लेटो ने बोला है, सुकरात की रूसो? अरस्तु, बी फॉर बॉम्बे। हाँ, सही जवाब अरस्तु, सही करेक्ट जवाब है अरस्तु। हाँ, करेक्ट जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही। आपको तुक्का नहीं मारना है कि शिक्षा का जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ की बात उन्होंने कहा है, वो नाम ही इन्हीं का आता है। हाँ, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, फिर फोन आ रहा है उनका। जो होगा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। और ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा है? कौन सी अनौपचारिक शिक्षा है? प्रश्न अच्छा है। यूनिवर्सिटी, ओके, चलिए मैं बताता हूँ। इनमें से पहली बात कोई है ही नहीं, नहीं, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात किया करूँ मैं ना, तो इनमें से कोई है ही नहीं कि सरकारी प्राथमिक वाला भी नहीं आपका आ जाएगा अनौपचारिक शिक्षा में, और ना ही एनजीओ आ जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा। जो माध्यमिक की बात कर दिया, ये भी नहीं होगा। और विश्वविद्यालय तो बिल्कुल होता ही नहीं, यूनिवर्सिटी तो होता ही नहीं, ठीक है मंजू मैडम। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर, अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका करेक्ट जवाब इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, व्यवहारिकता का संस्थापक कौन है? मतलब देखो, व्यवहारिकता की बात हो रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार, बीएफ स्किनर तो है नहीं इसमें। विलियम, अगर मैं बात करूं विलियम जेम्स की बात करूं, तो विलियम जेम्स देखो है, जेबी वॉटसन भी है। अच्छा, यहाँ पर दो नाम आ गया आपका। अब इसमें से आपको चूज करना है, और मुझे बताओ आप कि इसका करेक्ट जवाब विलियम जेम्स होगा कि विलियम उंट होगा? विलियम उंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। जेबी वॉटसन की बात, अच्छा चलो जेबी वॉटसन भी आ रहा है भाई यहाँ पर, तो आप जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या, जेबी वॉटसन होना चाहिए कि विलियम जेम्स होना चाहिए? तो फ्राइड तो बिल्कुल नहीं होगा, विलियम जेम्स होगा। नो, हाँ अच्छा, हाँ वेरी गुड, विलियम जेम्स होगा। मैंने सोचा उल्ट बता रहे हो आप, सॉरी। हाँ, वॉटसन। तो वॉटसन व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है, संस्थापक जो है व्यवहारवाद का विलियम जेम्स है। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए ही सही जवाब इसका है, विलियम जेम्स ही होगा। ये व्यवहारवाद के सिद्धांत में आ जाता है। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी मैंने आपको बताया है, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना थोड़ा सा, ठीक है भाई। कॉपी लेके जाना साथ में, और जीन पियाजे, हाँ जीन पियाजे और सिगमंड फ्रायड को कॉपी साथ में लेके जाना, और जब एंट्री करना तो उससे पहले इन दोनों को देख के जरूर जाना, जीन पियाजे को, सिगमंड फ्रायड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर लाएंगे आप लोगों को, है ना। और उसके बाद मैं आपको दूँ एक हिस्ट्री, तो हिस्ट्री भी आप उसको जरूर देखना, हिस्ट्री भी, ये हिस्ट्री स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री देखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, और यहाँ एक और प्रश्न लेते हैं। और प्रश्न कहता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के, अब देखो, अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपने लास्ट में दूसरा प्रश्न देखा था, अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे दर्शन की बात हो रही है, और दर्शन में जब अगर बात किया जाए तो मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के दर्शन में ये जो होते हैं उनका नाम आपका, आप जो देखेंगे जेबी वॉटसन का देखेंगे, जेबी वॉटसन को देखेंगे, हाँ जेबी वॉटसन को देखेंगे। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए जरा
कि एक मानव के कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये तो बहुत सरल प्रश्न है ना। 46 यस 23 होते हैं ना, 23 जी ठीक सर। है। हाँ, 23वां गुणसूत्र जो है वो लैंगिक पर आधारित होता है ना, इसे भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 23वां गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, कि आइरिस, देखो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। आइरिस के केंद्र में गोलाकार छिद्र होता है। देखो मैंने एक बार ना आपको बता दूं कि मैंने इसकी वीडियो बना रखा है आइस पर, इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलती है। नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर आइस वाला देख लेना, वहाँ पर थंबनेल लगा होगा उस पर। और यहाँ पर बताइए, आइरिस केंद्र में गोलाकार छिद्र है किस में, बताइए जरा, बोलिए जरा। यहाँ पर पिपिल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाँ, पिपिल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक भाई, छिद्र की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार सर आपने जब क्लास लिया था तो आपने बताया था। हाँ, यही चीज़ पिपिल। यस सर। पिक्चर के साथ साथ तो आप लोग भी ज्वाइन थे उस क्लास में। हाँ, चलिए एक प्रश्न देखिए। एक अणु जो है अनुस्थापन और गतिशीलता प्रणाली जो दृश्य क्षति के अंतर्गत नहीं आती है, मतलब मानोगाइड की छड़ी यात्रा की इलेक्ट्रॉनिक यात्रा या चंगो। 29 का जवाब है, 129 का जवाब है। आप मुझे जरा बताइए क्या होना चाहिए। आपको एक शब्द ये दिख रहा है कि भाई ये क्या है? चंगुल है सर। हाँ, क्लच क्या है? क्लच ना, ये क्लच होते क्या हैं? आपको बता दूं मैं, एक प्रकार से किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ लेना, एक प्रकार से मजबूती से किसी वस्तु को पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे अनुस्थापन और गतिशीलता प्रणाली जो दृश्य क्षति के अंतर्गत नहीं आ रही है। बाकी ये चंगुल होता क्या है? ये तो ये एक प्रकार से ऐसी चीजें हैं, किसी चीज को मजबूती से पकड़ने की बात करता है। यहाँ पर उत्तेजना के कारण ये होता है, डर हो गया, दर्द हो गया, इस तरीके की क्रियाविधि जो होती है उसके अंतर्गत आ जाती है ना। ठीक है सर ये सर सुमन सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उन्होंने मैसेज ग्रुप में ओके किया ओके है। ओके ओके ओके, एक बार आप मैसेज छोड़ दीजिए तो ज्वाइन करें, मैं उनको करता हूँ ज्वाइन। जी सर। मैंने तो इस प्रश्न का जवाब जो था ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लच ही सही था, और ऑप्शन हाँ डी ही सही था। और इसका जो होता है हाथ या पंजे से आमतौर पर उसकी दृढ़ता से कसकर अचानक जो है अपनी छाती को पकड़ लेना या दर्द से दिखाई देना, इस तरीके की क्रियाविधि जो होते हैं चंगुल इसको बोला जाता है। और बेसिकली ये जो अनुस्थान है यह गतिशीलता की प्रणाली की जो है दृश्य क्षति के अंतर्गत आती है। मानोगाइड, छड़ी यात्रा और आपकी अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रबल एड्स, ये आते हैं। ये नहीं आता है आपका, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 ले लीजिए आप। ये क्या कह रहा है? ये आपसे ये बताना चाह रहा है कि दृश्यता क्षति वाले व्यक्ति में कौन से लक्षण मिलते हैं, कौन से लक्षण मिलते हैं। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा है। सर ऑप्शन डी। ओके, बहुत बढ़िया। बताइए जरा आप भी सुमन सर, बताइए क्या होना चाहिए। जी सर, ऑप्शन डी ही होगा सर। ऑप्शन डी ही होना चाहिए। ओके, चलो मैं बताता हूँ। इसका जो करेक्ट जवाब आप लोगों ने मुझे दिया है, आप सभी लोगों ने, और सही जवाब दिया है मुझे सभी लोगों ने। इसका करेक्ट जवाब आँखों को अत्यधिक रगड़ना, बहुत बढ़िया है। लाल डोरों वाली आँखें, ये भी आपका सही हो जाएगा। पढ़ने या कार्य करने की परेशानी महसूस करना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उपरोक्त तो सभी, यानी सभी के सभी सही माने जाएंगे यहाँ पर, फिर तो है ना, करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। बढ़िया प्रश्न था ये, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है कि सेरेब्रल पॉलिसी संलग्न स्थिति में शामिल, मतलब बताइए कि जो सेरेब्रल पॉलिसी है वो किसके साथ एक एसोसिएटेड डिसेबिलिटी में आती है। ये भी प्रश्न अच्छा है ना, डिसेबिलिटी के फील्ड में। तो आप जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जब, हाँ शाबाश। ये यहाँ पर अगर बात किया जाए तो क्या आईडी वाले बच्चे नहीं होते सीपी में? बिल्कुल हो जाएंगे। एएसडी वाले भी होते हैं, ठीक कह रहे हो आप। हियरिंग और विजुअल इंपेयरमेंट वाले भी बच्चे आते हैं, क्यों सुमन सर? सही बात है ना। हाँ, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और प्रश्न ले लीजिए अब आप।
यहाँ पर देखिए सीपी है, सीपी एक है, बताइए जरा क्या है सीपी, सीपी क्या है? एक चिरकालिक विकलांगता है। ओके, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ओके। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए सीपी अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर सेरेब्रल पॉल्सी इज अ, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही, चिरकालिक ही यही जो है आपका सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, और ये तो मैंने आपको शायद सेरेब्रल के बारे में, ठीक है, सेरेब्रल के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि सेरेब्रल पॉलिसी जब पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने आपको सबसे पहले इसके बारे में बता दिया था कि चिरकालिक दिव्यांगता के अंतर्गत इसको हम क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा विकार है जिसमें मांसपेशियों को जो मुद्राएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, मांसपेशियों की मुद्राएं, है ना, और विकासशील मस्तिष्क जो होता है वो वहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है, अपरिपक्व हो जाता है, वो अपरिपक्व होता है भाई, है ना, वह एक प्रकार क्या है, परिपक्व है वो, है ना, बताइए जरा। जी सर, जी सर। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और देख लीजिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा ये प्रश्न शायद मैंने एक बार और करवा चुका हूँ चिरकालिक को लेकर, याद रखिएगा, मैंने करवा भी चुका हूँ आप लोगों को एक बार, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा सेरेब्रल पॉलिसी का कारण नहीं है, रीजन नहीं है, बताइए जरा कौन सा रीजन नहीं है? अस्थमा। अस्थमा, ओके, ठीक है भाई, कारण नहीं पूछा गया है, ओके, अस्थमा कारण नहीं है। सेकेंड बेबी सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, ये तो भी मान लिया जाएगा, जन्मजात मानसिक आघात भी होता है, दिमागी बुखार भी हो जाता है। हाँ ठीक है, सही जवाब जो आपने बताया मुझे ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका नहीं होता है सेरेब्रल पॉलिसी के कारण के अंतर्गत। सेरेब्रल पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेरेब्रल पॉलिसी में जनक किसको माना जाता है सेरेब्रल पॉलिसी का, न्यू किसने रखी थी सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में? लेटिल 1860 में, सर डेट याद नहीं है सर। ओके चलो कोई बात नहीं, 1860, वेरी गुड। और अगर मैं आपसे बात करूं तो सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में बेसिकली जो लिटिल्स का कहना था, उनका रीज़न यही कहना था कि ऑक्सीजन की कमी को बता दिया था, जन्म के समय जो था ऑक्सीजन की कमी को बता दिया था। मतलब ये एक ऐसी असामान्यता है जो हाथ पांव और मांसपेशियों को कड़ापन को रूप में यह रिप्रेजेंट कर देता है। और ये मैंने आपको बताया तीव्रता के प्रमाण के आधार पे होता है। इसके 3 टाइप भी बताए थे सेरेब्रल पॉलिसी को, और एक होता है आपका तीव्रता के बाद, उसके बाद प्रभावित अंगों के आधार बताया था, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया बताया था। फिर एक चिकित्सकीय के आधार बताया था, स्पासिटी के बारे में बताया था, एथोटोसिस के बारे में बताया था, अटेक्सिया के बारे में बताया था और मिक्स्ड के बारे में बताया था, है ना। इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ, बताइए जरा आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग, इसका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म और ADHD और विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट में। इस पे स्टार लगा लीजिए इतने पॉइंट को, इसी सारे पॉइंट पर ही आधारित है DSSB का एग्ज़ाम स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, इन्हीं पॉइंट को। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ASD वाले जो हैं व्यक्ति का लक्षण नहीं पाया जाता। देखो अब अच्छा प्रश्न है, ASD का लक्षण नहीं पाया जाता है, जरा बताइए मुझे इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन डी, लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी को मैं देख लेता हूँ, असमान वृद्धि और शारीरिक विकास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले एक को देखते हैं, सउद्दीप्त व्यवहार, मतलब अब यहाँ पर देखिए कि सेल्फ स्टिमुलस बिहेवियर्स दिया हुआ है एक, ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग, बताइए। ADHD के लक्षण, चलो फिर अगर मैं आपसे बात करूं, वार्तालाप के विकास की देरी का विकास होता है, ये तो भाई माना जाएगा, कम्युनिकेशन में डिले माना जाता है, और विशिष्ट वस्तुओं के लिए एक अत्यधिक आकर्षण होना, तो ये भी माना जाता है। असामान्य वृद्धि और शारीरिक विकास, असामान्य वृद्धि हो रही है और शारीरिक विकास हो रहा है,
ये भी माना जा सकता है, हाँ या ना? अटेंशन डेफिसिट, अरे यहाँ पे तो ADHD नहीं है, ये ASD है। नहीं नहीं, ये एक मिनट ये मैं, सामान्य वृद्धि ये तो लिखा है। हाँ असामान्य वृद्धि है। नो सर, सामान्य वृद्धि होती तो मतलब मेरी जानकारी से मैं जितना मतलब ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर बात है ASD की, ASD का मतलब ऑटिज्म की बात हो रही है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। वो ADHD नो होता है। सर, मैं ADHD की बात नहीं कर, मैं भी सर ASD की ही बात कर रही हूँ, ऑटिज्म की ही बात कर रही हूँ। अच्छा, तो अब बताइए कौन सा सही होना चाहिए फिर, अगर स्वलीनता आ गया है आपके सामने तो। अगर स्वलीनता आप समझ गए हैं तो आप अब बताइए जरा इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। चलिए चूज करिए कि क्या लक्षण इसके हो सकते हैं। अब इसके मैं एक बात बता दूं, अब वही अगर आपने याद कर लिया, मैं एक बात ऐसा बता देता हूं, अगर वही आपने याद कर लिया तो आपका कभी ऐसे प्रश्न गलत होंगे ही नहीं जिंदगी में। तो 3 लक्षण होते हैं, इन 3 लक्षणों को ध्यान रखिए। एक होता है असामान्य सामाजिक विकास, असामान्य सामाजिक विकास एक लक्षण ये। दूसरा लक्षण आपका होगा असामान्य संप्रेषण। तीसरा लक्षण ये होगा आपका कि रुचि और व्यवहार संबंधी समस्या, और इन्हीं समस्याओं पे आधारित है पूरा ASD का लक्षण, ASD का लक्षण। तो असामान्य सामाजिक विकास अगर है, असामान्य सामाजिक विकास है, तो बताइए जरा इसमें क्या होना चाहिए। सेल्फ उद्दीपित जो व्यवहार है वो आपका क्या माना जाएगा, सत्य या असत्य, या आपका असामान्य वृद्धि और शारीरिक विकास? बताइए। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका A फॉर आपका अमेरिका, ये सही माना जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। ये लक्षण नहीं है, प्रश्न पूछा है लक्षण, प्रश्न पूछा है लक्षण, तो लक्षण आपका वार्तालाप में भी होगी। वस्तुओं को लेकर अगर बात किया जाए तो उसको अत्यधिक आकर्षण की बात हो गई, तब इसलिए यहाँ पे ये सही हो गया। वरना वस्तु को लेकर बात करता है, स्व उद्दीप्त को लेकर, तो फिर तो वो गलत ही होता है ना। तो यहाँ पर और असामान्य वृद्धि तो होती है, शारीरिक विकास भी उनका असामान्य तरीके से ही होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और कोई ऐसा भी नहीं कि किसी किसी बच्चे में जो है सामान्य भी वृद्धि होती है ना, ऐसा भी होता है, सामान्य वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है इसके लक्षण को लेकर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वलीनता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वलीनता। ऑटिज्म शब्द जो है ओटस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ओटस, सॉरी अटोस, अटोस से लिया गया है, अटोस से, अटोस से लिया गया है। ओटस नहीं होगा, अटोस होगा। अटोस से लिया गया, ग्रीक भाषा है ना ये, अटोस एक ग्रीक भाषा है, एक ग्रीक भाषा है ये ऑटिज्म वाला। ठीक है ना। और इसमें बच्चा जो है व्यवहार तरीके से, सामाजिक तरीके से, बोलचाल तरीके से, शारीरिक विकास के संबंध में, सुनने इत्यादि समस्याओं को मिला जुलाकर व्यवहार जो मिलता है वही आपका हो जाता है, स्वलीन वाले बच्चे हो जाते हैं ये। स्वलीनता की अगर बात किया जाए तो स्वलीनता में जो कैनर व्याधि है, कैनर व्याधि को बोला गया था एक प्रकार का सिंड्रोम। तो अगर प्रश्न बने कि कैनर सिंड्रोम किस और नाम से जाना जाता है, कैनर सिंड्रोम को अगर पूछा जाए तो आप कह देना कि सर इसको तो स्वलीनता के नाम से जाना जाता है, ASD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये जो कैनर आप देख रहे हैं, कैनर सिंड्रोम, ये स्वलीन बच्चों को तो कह रहे हो आप लोग, लेकिन स्वलीन बच्चे की कौन सी अवस्था को बोल रहे हो आप लोग? तो आप लोग कहना कि सर ये बाल्यावस्था को बोल रहा हूँ मैं। किस अवस्था को बोल रहा हूँ मैं? बाल्यावस्था के बारे में बोल रहा हूँ। तो इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा। कैनर, ये जो इन्होंने अपने नाम पर ये सिंड्रोम खोजा था स्वलीनता में और अपने ही नाम पर रख लिया था, और ये खोज किया था 1943 में, याद रखिएगा। कहाँ पर? बाल्टीमोर में। हाँ, 1943 में बाल्टीमोर में। कितने बच्चों पर आकलन किया था ये कैनर ने, ये स्वलीनता का? तो 11 बच्चों पर आकलन किया था। ये भी आप ध्यान रखें, कभी कभी हो सकता है पूछ लेंगे भाई कितने बच्चों पर इसने इसके बारे में पूछा था, तो 11 बच्चे के बारे में इसने बताया था। अगर मैं आपसे बात करूं, यही ऑटिज्म की बात ही मैं कर रहा हूं, तो ऑटिज्म में एक और नाम आता है एक्सपर्गर्स सिंड्रोम। एक्सपर्गर्स सिंड्रोम को लेकर ये भी रिट के एग्जाम में प्रश्न बना दिया गया था, ऑप्शन में आया हुआ था, लेकिन आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। एक्सपर्गर्स जो सिंड्रोम होता है, उस शब्द का जो प्रयोग किया 1981 में, उसका नाम था लर्ना विंग करके। क्या नाम था? लर्ना विंग करके नाम था उसका, नाम था लर्ना विंग। ठीक है भाई, लर्ना विंग करके नाम था उसका, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें?
जरा मुझे बताइए। जी सर, ओके सर। हाँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वलीनता के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 35 का, 135। अब देखिए ये सिंड्रोम ही आ गया आपके सामने, और ये सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो स्वलीनता से संबंधित है। तो जरा बताइए एक्सपर्गर्स रोग के जो है रूप में परिभाषित कौन सा होगा सिंड्रोम? चलिए सोचिएगा, समझिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक्सपर्गर्स सिंड्रोम, या आप ऑप्शन सी। या तो आप इसे रोग भी कह सकते हैं, डिजीज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डिजीज भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना, या डिसऑर्डर भी आप इसे कह सकते हैं। बताइए जरा क्या होगा भाई सुमन सर? सी हमको ही लग रहा है सर। सी लग रहा है, ओके। पहले मैं आपको बता दूं, यह तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये बात तो आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा, अच्छे तरीके से आप जान चुके होंगे। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये भी एक प्रकार से विकासात्मक विकार को प्रभावित करता है, और सामाजिक और संवाद की क्षमता को भी प्रभावित कर देता है, ये उसको भी ये प्रभावित करता है, एक्सपर्ट सिंड्रोम, है ना। और यहाँ अगर मैं आपसे जिक्र करूं, ये जो सिंड्रोम है संचार कौशल में हानि पहुंचाता है, कम्युनिकेशन में हानि पहुंचाता है। विचार हो या व्यवहार हो, उन विचार और व्यवहार को दोहराव का जो प्रतिबंधात्मक पैटर्न बनता है वो इसी में बनता है। और ये न्यूरोलॉजिकल की स्थिति की अगर बात किया जाए तो जो एक बच्चा होता है उस बच्चे के मस्तिष्क और उसके तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है, प्रभावित कर देता है। तो आप मुझे बताइए कि संज्ञानात्मक विकास और उसके स्वयं सहायता विकास जो देरी से हो वो क्या कहलाएगा? क्या आपका सिजोफ्रेनिया तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर उसकी बात करूं अगर मैं कि सामाजिक संपर्कों की क्षति में और जो सामान्य संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो ये देखो अब मैं आपसे बोल रहा था कि भाई ऐसी स्थिति जहाँ पर व्यवहारों का दोहराव हो, उसके साथ ही विचार हो रहा है, संचार कौशल की हानि हो रही है, कम्युनिकेशन की भी हानि हो रही है, तो वो भी होगा। अच्छा नेक्स्ट अगर आपसे कह रहा है कि सामाजिक संपर्कों में भागीदारी की प्रेरणा, अच्छा भागीदारी की प्रेरणा नहीं हो सकती क्योंकि स्वलीनता में कहाँ भाई सामाजिक भागीदारी होती है? बताइए। ऑटिज्म में आप देखे हैं बच्चे को, तो बताइए वो क्या सोशली होता है? नहीं होते, तो ये भी नहीं हुआ। तो अब मुझे बताइए आपके पास ऑप्शन दो बचे हैं, ए बचा है एक और एक सी बचा है, इन दोनों में बताइए कौन सा सही है, ए में से या सी में से? सी फॉर चेन्नई। नहीं समझ पाते हो क्या आप लोग? समझा करो थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर ऑप्शन ए होगा सर। कैसे? संज्ञानात्मक विकास और स्वयं सहायता कौशल में देरी। सामान्य संज्ञानात्मक विकास कह रहा है सर इसमें, ऑप्शन सी में जो है सामान्य संज्ञानात्मक विकास की देरी, विकास। सामाजिक संपर्कों में क्षति हो रही है और सामान्य जी सर, सामाजिक विकास सेकंड वो बदल जा रहा है सर, सामान्य संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास और स्वयं सहायता कौशल में देरी। सही करें आप, डिले इसमें भी हो रहा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा करेक्ट जवाब, सी नहीं होगा, ए फॉर अमेरिका होगा, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मंजू मैडम, ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर सामान्य संज्ञानात्मक होता, कॉग्निटिव की बात हो रही है, तो कॉग्निटिव भी जो है ESD वाले बच्चों में, मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे प्रश्न जब आ गए हैं तो आप स्वलीनता को सोचिए अपने मन में, अपने मन में आप स्वलीनता के बारे में, क्योंकि ये स्वलीनता से ही तो संबंधित है, ऑटिज्म से ही रिलेटेड है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ए ही सही होना, क्योंकि भाई यहाँ पर भाषा कौशल के विकास देरी से हो रहा होता है, गैर मौखिक संचार भी उसका देरी से ही हो रहा है, बच्चों का समन्वय में कमी आ रही है ना। ये विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर देख रहे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्जर्स रोग के ही अंतर्गत देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, ठीक है भाई, जबकि कई बच्चों के पसंदीदा विषय होते हैं भाई, और उस विषय में वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है ना। तो यह आपका हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला, ठीक है भाई। DSM-4 का नाम तो सुना ही होगा। DSM-4 ने ऑटिज्म को कितने भागों में परिभाषित किया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, DSM-4 को लेकर दिया है प्रश्न ये। और मैं आपको बता दूं, जो DSM-4 की मैं बात कर रहा हूं, इसने स्वलीन विकार का नाम दिया था, स्वलीन विकार का
नाम दिया है। देखो मैं बताता हूँ, पहली बात तो स्वलीनता की स्थिति में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है कैनर का। याद रखना, सिंड्रोम के बारे में इसने बता दिया था इसने कि भाई ये कैनर सिंड्रोम भी है ये, तो 1943 में। उसके बाद इसकी व्याख्या हुई शिशुकालीन स्वलीनता को लेकर, जिसको आप इन्फेंटाइल ऑटिज्म की संज्ञा दी। इसी की जब व्याख्या हो गई कैनर सिंड्रोम की, तो उसका नाम दे दिया गया कि शिशुकालीन स्वलीनता, उसका नाम रखा गया इन्फेंटाइल सिंड्रोम। बाद में बीमारी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन किया गया ICD-10 के माध्यम से, तो बाल्यकालीन स्वलीनता चाइल्डहुड ऑटिज्म बोला, और DSM-4 ने स्वलीन विकार बोला है। DSM-4 ने क्या बोला है, DSM-4 ने स्वलीन विकार बोला है। ठीक है भाई, तो कितने भागों में इसने डिवाइड किया है जरा मुझे बताइए। 3 भागों में, 3 भागों में बताया। कितने भागों में बताया इसने? 3 भाग। कौन कौन से हैं बता दूं, बताए। वही 3 भाग हैं यहाँ पर, जो एक बालक को 0 से 3 वर्ष में आयु के पूर्व वर्ष जो है स्वलीन के लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं, ये DSM-4 के अकॉर्डिंग स्वलीनता के बारे में बताया गया। और इसमें 3 भाग बताया था उसने, वो 3 भाग वही हैं जो मैंने आपको बताया है कि सामान्य सामाजिक विकास, असामान्य संप्रेषण और रुचि एवं व्यवहार संबंधी सीमाएं, यही 3 भाग हो जाएंगे। और इसी ने अपने परिभाषा में भी यही बात बता दिया था। और अमेरिकन दिव्यांगता की जो परिभाषा आई थी, वो उसने भी यही बात बोला था कि 3 वर्ष से जो पहले जो घटना घटित होती है सामान्य रूप से हम उन बच्चों को स्वलीनता में रख लेते हैं, तो उसकी परिभाषा पूछा था यहाँ पर। तो 0 से 3 वर्ष याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न भी बनाया गया है यहाँ से। और उसी के जो लक्षण है, 3 प्रकार के लक्षण भी इसने बताया है, और वही लक्षण 3 प्रकार के जो है इंपॉर्टेंट है, उसी को आप लोग को ध्यान रखना है। वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। और प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि संचालक, देखो कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात हो रही है, श्रव्यता हानि के कारक शामिल है। तो आपको मैं बता दूं, आप लोग मुझे बताइए पहले कि इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आंतरिककरण की खराबी होगी ये नहीं होगा कंडक्ट में, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रव्यता तंत्रिका में खराबी, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ब्लॉकेज ये आपका होगा, ये आपका होगा। एडिटरी कैनल जो होता है, मैंने आपको बताया भी था, इस तरीके का बना था, उस कान का जब पिक्चर दिखाया था आप लोगों को, है ना। इस कैनल में संचालन श्रव्यता हानि के कारकों को शामिल किया गया है इसमें, इस वाली लाइन में, है ना। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये जो कैनल, वही चीज। वन 138 देख लीजिए। और एक शिक्षिका का यह संदेह कर सकती है कि उसकी विद्यार्थी की श्रव्यता क्षति है, यदि विद्यार्थी, बताइए, यदि विद्यार्थी क्या हो कि सामाजिक अध्ययन के दौरान ध्यान ना दे, गलत। ऑप्शन सी। कक्षा में सामने निकट बैठती हो, कक्षा के सामने के निकट बैठती हो, गलत। बार बार दोहराए जाने पर निर्देश पूछती हो, नहीं यही सही है, सी वाला। हाँ देखो ये करेक्ट हो जाएगा आपका कि यदि मान लीजिए एक शिक्षिका का यह संदेह कर सकती है कि वह उसकी विद्यार्थी जो है उसको बार बार पूछ रही है उससे, तो ये संदेश तो कर ही सकती है वो, है ना। ऑप्शन आपका सी नहीं बैठ रहा है, सही बताइए जरा, सी सही हो जाएगा। आईईपी का विकास, देखिए सुनने के परेशानी वाले जो विद्यार्थी हैं उनका आईईपी का विकास शामिल होता है, बताइए जरा किसमें, बोलिए। ऑप्शन डी। नो। बच्चे का बाल रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, नो ये भी गलत है। बच्चे के भाई बहन, ये भी गलत हो जाएगा। स्वर विशेषज्ञ होता है, आइडियोलॉजिस्ट होते हैं आईपी के विकास में शामिल, हाँ आइडियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो सुनने में परेशानी वाले एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के लिए एक आईपी का अगर आप विकास करेंगे तो आइडियोलॉजिस्ट शामिल होता है उसमें। क्वेश्चन सर मैं अच्छे से नहीं पढ़ी थी। हाँ
तो आप इसको ध्यान रखें, यहाँ पर वो आईपी जब हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों बनाएंगे तो वहाँ पर बनाता है कौन, आइडियोलॉजिस्ट बनाता है आईपी। ये प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लीजिए। निम्नलिखित कारकों को बधिर अंधता का कारण माना जाता है, बताइए किसको। रूबेला सभी होना चाहिए। हाँ, रूबेला भी होगा आपका, और यूशर सिंड्रोम भी हो जाएगा, दिमागी बीमारी भी हो जाएगी, उपरोक्त ऑप्शन डी। हाँ, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका जो हुआ ये जो है स्पेशल एजुकेशन का कुछ क्वेश्चन पेपर थे, मैंने सॉल्व करवा दिया आप लोगों को। कल मैं आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन का इतिहास बताऊंगा, हिस्ट्री करवाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बताता रहूँगा, और साथ ही साथ नोट डाउन भी करवाऊँगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे आप ध्यान से करिएगा। हिस्ट्री वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, तय है, ये कोई दो राय नहीं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय।